गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपको कहेंगे नया दिन में मैं हूँ आपके साथ महक असलम। नई सुबह, नया दिन, एक नया अज़्म है, बहुत कुछ नया करने की जब आप ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देता है जिसे आप नया दिन कहते हैं, नया मौका कहते हैं। हैप्पी मॉर्निंग तभी होती है जब हम अच्छी अच्छी बातें करें, खुशी की बातें करें, जब अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाएँ। और हमारी कोशिश यही होती है कि दिन का आगाज़ हमेशा अच्छे से हो, थोड़ा हेल्दी हो, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे से खुशगवार मूड में अगर दिन का आगाज़ हो जाए तो वो भी एक हेल्दी दिन का आगाज़ होता है। तो आज की जो अच्छी बात है वो आपके साथ शेयर करते हैं। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राबतें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त और पौधे भी सूख जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी ताल्लुक हो, वो चाहे मियाँ बीवी का हो, वो चाहे फिर बाप बेटे का हो, वो माँ बेटी का हो, वो आपका अपनी अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई ताल्लुक हो, जब तक आप एक राबता रखेंगे, जब तक आप एक कम्युनिकेशन रखेंगे ना, तब तक वो राबता, वो रिश्ता बड़ा अच्छे तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो वो रिश्ता जो है आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गया है, डल होना शुरू हो गया है। उस रिश्ते में जो एक बात होती थी, जो मोहब्बत होती थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम सालों साल बात ना करें, लेकिन हम सालों बाद जब भी बात करते हैं तो भाई मेरा तो फलाना दोस्त बड़े अच्छे तरीके से मुझसे मिलता है। ऐसे नहीं होता है। एक दूसरे का ख्याल रखना, उनका हाल चाल पूछना बड़ा ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ कर लें, जैसे हमारे कुछ कज़न्स होते हैं। अब मेरे कुछ कज़न्स हैं जिनसे मैं सालों बाद मिलती हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सा फ़ील होता है उनसे बात करते हुए, उनसे मिलते हुए, कि पता नहीं मैं बात कर पाऊँगी या मिल पाऊँगी। तो वो इसलिए क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। तो मैंने किया ये कि मैंने अब डेली बेसिस पर एक रूटीन बना ली है कि मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिनसे मैं कभी बचपन में इन टच रहती थी, खेलती थी, जिनके साथ बातें करती थी, तो मैं डेली बेसिस पे उनसे भले से 5 मिनट की बात करूं, मैं करती ज़रूर हूँ। तो आपका कोई भी रिश्ता है, वो किसी भी किस्म का है, वो किसी भी तरह का है, बातें करें उसको, मोहब्बत से उसकी आबियारी करें, प्यार से जो है उसको सिंचें, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये रिश्ते जो एट द एंड आपके पास बच जाते हैं, और अगर आपके पास रिश्ते बच जाते हैं तो आप यकीन करें कि आप बहुत लकी इंसान होते हैं। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब हैं और प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे अहम जो खबर है वो ये है कि साबिक वज़ीर इत्तलात और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दावा पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी के भाई फैसल हुसैन ने अपने ट्विटर पैगामात में किया है। लाहौर पुलिस या पंजाब हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी की अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब ने ट्विटर पैगाम में दावा किया है कि फवाद चौधरी को पुलिस ने सुबह होने से पहले उनके घर से गिरफ्तार किया। फ़ारूक हबीब का कहना था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। पीटीआई रहनुमाओं ने 2 वीडियोस शेयर करते हुए दावा किया है कि पुलिस की एक गाड़ी फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। जो मनाजिर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दोनों गाड़ियां, इनका नंबर भी बहुत वाज़ेह है, और जिसके बारे में फवाद चौधरी के भाई और फ़ारूक हबीब बड़े एक्टिव रहनुमा हैं पीटीआई के, जो ये दावा करें। अच्छा, एक रात गए मैं सोशल मीडिया पर एक साहब की वीडियो देख रही थी, जो ये कह रहे थे लोगों को, हम कह रहे थे जी फ़ौरन से ज़मान पार्क पहुंचे क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो लोग बाहर निकले। पीटीआई जो लोगों पर या फिर मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते कि बौखलाहट का शिकार है, वो वीडियो देख के और ये ट्वीट देख के, जिसमें ना तो पंजाब गवर्नमेंट इस अभी तक कुछ कह रही है और ना ही पुलिस कुछ कह रही है, बौखलाहट का शिकार कौन है वो सबसे ज़्यादा वाज़ेह तरीके से नज़र आ जाता है। जब भी किसी की गिरफ्तारी हुई है, मैं सिर्फ इस हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम देखें कि जब नून लीग के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता था तो बाकायदा हमने उस पर ट्रांसमिशंस की, वो बड़ी बड़ी देर की जो ट्रांसमिशंस होती थी उनमें वो गिरफ्तारियाँ दिखाई जाती थी। अब ये जो गिरफ्तारी है या सिर्फ बातें की जा रही हैं, लेट्स सी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है पंजाब गवर्नमेंट का या पुलिस का इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। आगे बढ़ते हैं। कराची की बंदरगाहों पर हज़ारों कंटेनर्स एलसी ना खुलने की वजह से फंसे हुए हैं, जिसके बायस चीज़ों का बहरान पैदा हो रहा है। इससे मुल्क की मईशत को कितना नुकसान हो रहा है, प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब एलसीज नहीं खुलती, आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये सुना कि सर्जिकल जो आइटम्स हैं वो मुल्क में उनकी शॉर्टेज होना शुरू हो गया, दीगर जो चीज़ें उनकी भी शॉर्टेज है, वो इसलिए क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही। अब इसमें गवर्नमेंट क्यों कोई इकदाम नहीं उठा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। कारोबारी मैदान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए
रुझान में नुमाया इजाफा देखा गया है। इस इजाफे के पीछे बिजनेस सोल्यूशन क्या किरदार है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची में ग्राउंड्स ना होने के बायस इंडोर अरीना का रुझान बढ़ रहा है। इंडोर अरीना कहाँ खुला है, कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जो कि वो ऑफर करता है, इस पर हम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमने देखा जी कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर खेलने के ग्राउंड्स नहीं होते जो कि होने चाहिए। जाहिर सी बात है, हर तरह का खेल यहाँ पर खेला जाता है। तो जब ग्राउंड्स नहीं होंगे तो हमारा जो यंग टैलेंट है वो किस तरफ जाएगा? एक तो बेरारवी की तरफ चला जाएगा, फिर लोग बेचारे अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, मोबाइल पर लग जाते हैं, किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। अब उसी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक इंडोर अरीना का जो रुझान सामने आया है, ये जो एक पैटर्न सामने आया है, इसमें कौन कौन सी गेम्स हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, खेल सकते हैं, इस पर डिस्कशन आज हम करेंगे। खाने के औकात में बेतरतीबी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह, ये हम सबको पता है, हम लोग करते ही है कि हमने 8-9 बजे अगर अपना डिनर ख़त्म कर लिया तो हम कहते हैं 12-1 बजे वो मंचिंग के नाम पे जो हम पिज़्ज़ास खाते हैं, फिर अक्सर औकात रात को निहारी पराठों के साथ या रात को अगर हम पाए का डिनर कर लें तो वो आपकी बॉडी के लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। क्योंकि हमेशा यही कहते सुना है कि रात का जो खाना है वो हमेशा कम खाएं। भले से आप आधी चपाती खा लें या सिर्फ सालन खा लें, लेकिन खाने का पोर्शन रात के वक्त में हमेशा कम रखें। तो ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है। मैं सिर्फ रात की बात नहीं करी बल्कि पूरे दिन की रूटीन पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में किस्मत के सितारों का हाल भी जानेंगे। माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि जनाब ये जो जनवरी लास्ट डेज़ में जा रहा है तो किस सितारे के लिए कितना लकी है। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में डॉलर की शदीद किल्लत के बाद बैंक्स ने नए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना बंद कर दिए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पहले से जारी शुदा एलसीज के तहत जो सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है वो भी बंदरगाह से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए कराची की बंदरगाहों पर हज़ारों कंटेनर्स फंस चुके हैं। इन कंटेनर्स में खाने पीने की अशिया है, खुर्दनी तेल है, दालें हैं, अद्वियात है, सन्नतों की मशीनरी है, गाड़ियों के पुर्जे हैं और इन समेत कई इकसाम की अशिया शामिल है। लेकिन एलसीज के तहत इनकी अदायगी नहीं की जा रही। हुकूमत ने पोर्ट चार्जेस, कंटेनर्स टर्मिनल चार्जेस मुआफ़ करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन एलसी को क्यों रोका जा रहा है और इसको रोकना कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, इस पर बात करने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, आप चार्जेस माफ़ कर देते हैं लेकिन एलसीज नहीं खोलते। सर ये यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप बताएँ, हमारी आवाम भी ये जाने कि जो मुल्क में इस तरह की चीज़ों की शॉर्टेज है, जिसके कंटेनर्स हम देख रहे हैं कि बंदरगाहों पर फंसे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फिलहाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली आई है। अच्छा, डॉलर जो है उसको ओपन कर दिया गया है और 253 रुपये की ऑफिशियल वैल्यू डिक्लेयर की गई है फॉरेन एक्सचेंज डीलर के साथ। इसके बाद क्या अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर होगी वो तयन करेगी कि जो पोर्ट पे पड़े हुए कंटेनर्स हैं उनकी क्लियरेंस की क्या सूरत बनती है। आज सूरत हाल गैर यकीनी सी है। आज से पहले कि मैं आपको बात बता दूं कि 10 जनवरी को हमने गवर्नर स्टेट बैंक को विज़िट किया था और हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि जी जो माल पोर्ट पे पड़े हुए हैं और जो एलसियाँ नहीं खुल रही हैं उसके मुताल्लिक कोई डेफिनेट लाहे अमल तय किया जाए। अच्छा। एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दैट 18 तारीख को गवर्नर स्टेट बैंक कराची चैम्बर तशरीफ़ लाए। हमारी उनसे बातचीत हुई, हमने अपनी तमाम दुश्वारियाँ उनके सामने रखी और उन्होंने उस वक्त ये कहा कि हम इस मामले में अब प्रोसीड करना चाहते हैं और ये फंसे हुए जो कंटेनर्स हैं इनको क्लियरेंस की सूरत हाल बननी चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें एक प्रोफार्मा दे दिया कि जी इसमें आप जो आपके मेंबरान के माल पोर्ट पर रुके हुए हैं उसकी तमाम तर तफसीलात मुहैया कर दी जाएँ। इसमें उसकी क्वांटिटी, वो किस कोड के तहत इंपोर्ट हुए, वो उसकी वैल्यू और नंबर ऑफ़ कंटेनर्स, वो हमने 2 दिन के अंदर अंदर हमने 2700 एप्लीकेशंस जो कि क्लियरेंस की मुंतज़िर थी उसका पूरा डाटा जमा करके स्टेट बैंक को जमा करा दिया है। ठीक है। तो अब ये पीर वाले दिन की बात है। अब आज हमें उम्मीद है थी कि आज उस पर कोई पेशरफ्त सामने आनी चाहिए हमारे पास और ये पोर्ट पे जो क्लियरेंस है उसकी होनी चाहिए। तो बट
आज ये जो नया ओपन डॉलर हुआ है तो शायद डॉलर्स की फरावानी में कुछ आसानी हो जाए। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि पोर्ट पे फंसे हुए कंटेनर जो हैं वो शायद जल्द क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये सूरत हाल है एज ऑन टुडे। उसके अलावा हमने परसों जनाब सब्जवारी साहब ने अपने KPT के ऑफिस में नवेद कमर साहब ने और उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की थी। वहाँ भी यही इशू ज़ेर बहस था और वहाँ पर एक अचीवमेंट ये हुआ कि KPT ने अपने तमाम तर डैमरेजेस जो हैं वो माफ़ करने का ऐलान कर दिया, पोर्ट चार्जेस। और साथ साथ हमने जो हैंडलिंग एजेंट्स हैं उन तक वो भी, उनके नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। सर ये चार्जेस माफ़ करने से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ना आप लोगों को? यकीनन, मगर अभी ये पूरी तरह नहीं हुआ है ना, क्योंकि जो हैंडलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है। वो अपने प्रिंसिपल से बात करके हमें बताएंगे। अच्छा। मगर उन्होंने कमिट किया है कि इसमें एक नरमी ज़रूर लाई जाएगी। अच्छा, इसी तरह डिटेंशन चार्जेस के लिए भी बात की है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने मेंबरान हैं उनकी जो दुश्वारी है, जो माल आन के फंस गए हैं, तो पहले वो क्लियर हो जाएं और उस पर मिनिमम कॉस्ट आए। अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो यकीनन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। और महंगाई भी उसके महंगे होने का एलिमेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अब जो क्लियरेंस वैल्यू आ गई है डॉलर की वो 12% ज़्यादा हो गई है। अच्छा। यानी C&F वैल्यू जो है डॉलर की 225 से लेके आज 253 हो गई, तो 12-13% का फ़र्क आ गया है। अब ये 13% है, ये तो कॉस्ट में आएगा ही आएगा। तो महंगाई तो आ रही है, महंगाई तो होगी यकीनन। मुझे लगता है कि बस अब इसमें हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा और कम से कम ये वक्त गुजारने के लिए कम से कम मार्जिन्स पे और कॉस्ट पे माल को हैंडल करना होगा। सर मतलब मैं ये समझूं कि LCs खुल गई, कंटेनर्स बाहर आ गए, मार्केट्स में चीज़ें पहुंच गई, उसके बाद भी आप अपना ये माइंड तैयार रखें कि महंगाई है, महंगाई मजीद होगी। अभी तो हमें ये सुनने को मिलता है जी चीज़ों की शॉर्टेज नहीं है इसलिए चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन जब LCs खुल गई और कंटेनर्स बाहर आ गए, सामान पहुँच गया मार्केट्स में, फिर हमें चीज़ें महंगी होने की क्या वजह सामने आ सकती है हमारे लिए? उसकी वजह यह है कि जो माल इंपोर्ट हुआ था उस वक्त 190 रुपए का डॉलर था या 200 रुपए का डॉलर था या 195 रुपए का डॉलर था। अब वो 250 का हो गया, तो उसकी इंपोर्ट वैल्यू तो बढ़ गई ना, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। सही है, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि LCs के मामले में अभी कुछ भी नहीं तय हुआ है। इस वक्त जो पोर्ट पे फंसे हुए कंटेनर्स हैं उसी की इतनी वैल्यू है कि पहले उसकी मैनेजमेंट हो जाए डॉलर्स की, तो वही एक बड़ा काम है। ठीक है। LCs खुल रही हैं मगर ना होने के बराबर खुल रही हैं, एसेंशियल्स की खुल रही है, सिर्फ बहुत ही एसेंशियल्स की खुल रही हैं। अच्छा तारिक साहब, मुझे जरा ये बताएं कि जब LCs बंद करने का डिसीजन सामने आया कि अब LCs नहीं खुलेंगे, जाहिर सी बात है ये बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उस वक्त आप लोगों ने किसी से बात की, किसी टेबल पर अपना मौक़िफ़ रखा, किसी के पास आप गए, आपने कहा हो कि जी हमें थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए, कोई बातचीत हुई आपकी? हम चेंबर्स का तो काम ही है कि अपने मेंबरान की परेशानियों को आगे लेके जाएं। सर कहाँ एड्रेस किया? यही हमारा टारगेट है, यही हमारा, मगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। 3 महीने के बाद ये पहली मीटिंग हुई थी जो परसों, तो उसमें कुछ हम और गवर्नर साहब के दफ्तर में जो हुई थी, ये इस 10 दिन की प्रोग्रेस है। इससे पहले किसी फोरम पर हमारी कोई बात जो है ना उसकी सुनवाई नहीं हुई। माल पे माल जमा होते गए, लोगों की परेशानियाँ बढ़ती गईं। सही जी ठीक। तारिक साहब, इससे पहले क्या हमने कभी माजी में इस तरह की सिचुएशन देखी कि पोर्ट्स बंदरगाहों पर जो है कंटेनर्स मौजूद हों, मार्केट्स में चीज़ें ना हो, LCs खुल ही ना रही हो, हुकूमत इस चीज़ पे किस चीज़ की तरफ आ नहीं रही हो? हमने कभी पहले ये सिचुएशन देखी है? मैंने कभी डॉलर की शॉर्टेज एक्सपीरियंस नहीं देखा। अच्छा। ये सारा कुछ डॉलर की शॉर्टेज की वजह से था। और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जो फॉरेन रेमिटेंस हमारी आ रही है, देखिए हमारी रेमिटेंस के 2 सूरत हाल है। आधी रेमिटेंस आती है हमारी एक्सपोर्ट से जो तकरीबन 30 अरब डॉलर है, और 30 अरब डॉलर जो है बकाया वो हमारे फॉरेन जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसकी रेमिटेंस होती है कैश की फॉर्म में। चूँकि डॉलर और डॉलर की ऑफिशियल और अनऑफिशियल वैल्यू में फ़र्क 15% का तकरीबन 2-3 महीने से चल रहा है, तो बैंक रेमिटेंस कम हो गई थी। और एक उसी बात है, कोई शख्स अपने घर अगर $1000 भेज रहा है और उसको अगर 20-25 रुपए फ़ी डॉलर ज़्यादा मिलते हैं
अदर देन बैंकिंग सोर्सेज से माल भेजने में, तो कोई क्यों भेजेगा अपने घर पैसे? वो तो जाहिर है कहेगा मैं बैंक के ज़रिए नहीं भेजूंगा, मैं दूसरे ज़रिए से भेजूंगा। नतीजन ये हुआ कि जो ऑफिशियल इनफ्लो था डॉलर्स का, वो तो स्टेटमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कम हो गया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम तो यही कह रहे थे कि जी जो डॉलर्स आपको वर्कर्स से आ रहे हैं उसको कोई इंसेंटिव दें ताकि वो बैंक के ज़रिए पैसे भेजें और वो कौमी ख़जाने के क्रेडिट पर आए। बिल्कुल, मगर अभी तक वो सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल सर, डॉलर का बहरान हम इसे कह लें या हम कह लें कि जी एक तरह से इतना शॉर्टेज हो जाना, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा मसला है जो कि बाहर जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि डॉलर मिल नहीं रहा तो वो बाहर कैसे जाएंगे। सर मुझे एक और चीज़ समझाएगा कि इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में? मैन्युफैक्चरिंग की ये है कि कराची की अगर हम बात करते हैं, कराची में 2 एलिमेंट्स हैं जी। कराची में पहला एलिमेंट है शॉर्टेज ऑफ गैस। बिल्कुल, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत मुतासर हैं और ये अब से नहीं है, 3 महीने से चल रहा है। कराची में जो जनरल इंडस्ट्री है उसके कैप्टिव पावर्स जो हैं वो मंद हैं। उसके अलावा जो दूसरे इस्तेमाल के लिए गैस चाहिए वो भी लो प्रेशर का शिकार है, बल्कि इंतहाई लो प्रेशर का शिकार है। दिन में गैस होती नहीं है, रात को गैस आती है और कता कलामी की माज़ा, दिन तो क्या रात में क्या पूरा दिन पूरा दिन हफ्ते हो जाते हैं आप गैस आपके घरों में नहीं आती है, क्योंकि हम ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन सर पहली जो चीज़ आपने बताई, जो पहला फैक्टर बताया, उसमें मेरा एक सवाल प्लीज़ ज़रा शामिल कीजिएगा कि ये बहरान इंडस्ट्रीज़ हर साल देखती हैं, ये कोई हमारे लिए अब कोई नई चीज़ नहीं है, हम आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, तो कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाल लेती इंडस्ट्रीज़? देखिए कराची के अंदर जो है गैस के रिप्लेसमेंट के लिए कोल बॉयलर्स लगाने की ज़रूरत है या लकड़ी के बॉयलर। कराची में जो ज़मीन की कीमत है ना, इस तरफ बहुत कम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि कराची के इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो आधे एकड़ बल्कि गज़ों के हिसाब से लगी हुई हैं फैक्ट्रियाँ। उसमें इस किस्म की एक्टिविटी करने के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है। और वो पंजाब में या कहीं और जगह पर चूंकि ज़मीनों की कीमत कम है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर लोग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं। साइट के अंदर 1000 गज की फैक्ट्री, अगर उसने बॉयलर लगाया हुआ है तो मुझे आप बताएं कि वो स्टोर कहाँ करेगा लकड़ी, उसका हैजर्ड भी है, वो ओपन एयर में रखनी चाहिए। सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर नॉट डूइंग दिस। पहले बिजली नहीं होती थी तो गैस जनरेटर लगाया गया, वो एक रिप्लेसमेंट निकला। अब लोग सोलर लगा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन और सस्ता वर्जन है लकड़ी के बॉयलर का, वो कराची में प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, ठीक है सर। सेकंड फैक्टर क्या आप कह रहे थे कि 2 फैक्टर इस वक्त कराची में, एक तो गैस का बहरान हो गया, सेकंड क्या चीज़ है? Second is of course dollar, which is also a boiler. सही सर, तो इसके लिए आप लोगों ने सोचा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले? क्योंकि मैं बड़ा एक अवामी सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि अवाम तो वैसे ही हमारी बहुत परेशान है। कभी हमारी पॉलिसीज़ नहीं बनती इकॉनमी के हवाले से, कभी ये डॉलर वाला मसला आ जाता है, अब एलसीज नहीं खुल रही। हमने अपने ही शो में रिसेंट डेज़ में ये बात की थी कि जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अब मिलना बंद हो जाएंगे। जब सर्जिकल इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, आपके हॉस्पिटल्स की बड़ी बुरी सूरत हाल हो जाएगी, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो सर कोई एक दरमियानी रास्ता तो निकल सकता है ना? मैं आपसे अर्ज करूँ, सर्जिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, सर्जिकल केमिकल्स की ज़रूरत है। एनेस्थीसिया के केमिकल्स की शॉर्टेज है, डायलिसिस के केमिकल्स की शॉर्टेज है। देयर इज़ एन ओवरऑल शॉर्टेज, देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट इट। और क्लियरेंस में लोगों को दुश्वारी हो रही है। कंटेनर्स में जो लिस्ट बनी हुई है 5 प्रेफरेंशियल आइटमों की, उसमें फार्मास्यूटिकल गुड्स शामिल है। बावजूद उसके कि वो प्रेफरेंशियल लिस्ट में हैं, उनको क्लियरेंस स्लो हो रही है। ठीक है, सही, ठीक है सर। एक और चीज़ मुझे ये बताएगा कि आईएमएफ के हवाले से भी ये बात की जा रही थी कि आईएमएफ ने तो बिल्कुल हाथ उठा लिए हैं, जो वो किस्त हमें मिलनी थी वो भी नहीं मिली, इजाफी टैक्स लगाने की बात हो रही है। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है हमारे लिए। देखिए जी, आज कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि हम अपने पॉलिटिकल कैरियर को दाव पे लगा के आईएमएफ की कंडीशंस मानेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू टॉक टू आईएमएफ एंड गेट द ग्रांट्स। ठीक है, ठीक, बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपने गुफ्तगू की एलसीज का खुलना, पोर्ट्स पर मौजूद कंटेनर्स का बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट्स में नहीं आएंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी और
इसका जो इम्पैक्ट है एट द एंड अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। ये एक मसला नहीं है, एक मसला और है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात बहाली के लिए IMF ने इजाफी टैक्स लगाने, बिजली गैस मज़ीद महंगी करने और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी इख्तियार करने समेत कई मुतालबात रख दिए हैं। तो हुकूमत ने वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम यकीन दहानी करवाती है। मुजव्वज़ा मिनी बजट पर काम शुरू हो गया है। प्रॉपर्टीज़, बैंक ट्रांजैक्शंस और दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने, जबकि बैंक्स की आमदन पर जो फ्लड लेवी आयद करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। अब इस पर काम शुरू होगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद इस तमाम तर मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं। IMF की सख्त शराइत पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली में बड़ी रुकावट बन गयी। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली पर सब्सिडी खत्म करने, फी यूनिट कीमत में 10 रुपए से जायद इजाफे समेत कई मुतालिबात रख दिए। IMF के जायजा मिशन से सेक्रेटरी खजाना के वर्चुअल मुज़ाकरात में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और गैस की कीमत बढ़ाने समेत टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करवा दी। नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील और प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए फिजिकल मुज़ाकरात का शेड्यूल रवां हफ्ते में ही तय पाने की भी तवक्को है। IMF के मुतालबात में 225 अरब रुपए का शॉर्टफॉल इजाफी टैक्स लगाकर पूरा करना और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का 855 अरब रुपए का हदफ हासिल करना शामिल। गैस की कीमतों में इजाफे, पेट्रोलियम पर 17% GST लगाने, गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए तवानाई की लागत सार्फिन से वसूल करने पर जोर दिया जा रहा है। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी इख्तियार करने और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी का भी मुतालबा। हुकूमत की सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने की भी तैयारी। महासल बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी, बैंक ट्रांजैक्शंस, दरामदी अशिया पर टैक्स और बैंकों की आमदन पर फ्लड लेवी आयद करने पर गौर। नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शंस और यौमिया 50,000 रुपए से जायद के बैंकिंग लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की भी तजवीज है। अहम खबर आपको देते हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंस जफर से भी, लेकिन अभी आपको अपडेट करें कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंस मुझे बताएगा किन दफात की तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात PTI की जानिब से कॉल दी गई थी कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए ज़मान पाक सारे कारकुनान और जो लीडरशिप है वो पहुंचे। सारी लीडरशिप वहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। उसके बाद जब फवाद चौधरी वहाँ से रवाना हुए थे तो उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो दावा था वो PTI रहनुमा फरूख हबीब ने अपने ट्विटर पैगाम में किया था और पुलिस ने सुबह होने से पहले ही उनको उनके घर से गिरफ्तार किया है, जिस पर फरूख हबीब का कहना था कि हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। और उन्होंने 2 वीडियो भी शेयर की थी जिसमें देखा जा सकता है कि फवाद चौधरी को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है। जबकि फवाद चौधरी के भाई जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फैसल हुसैन, उन्होंने भी ये कहा था कि साबिक वज़ीर इत्तलात को बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में नामालूम अफराद ने लाहौर में उनके घर से ही उठाया है और शनाख्त भी जाहिर नहीं की गई। फवाद चौधरी ने अपनी मुबैना गिरफ्तारी से पहले ही कुछ देर पहले इमरान खान की रिहाइशगाह पर मीडिया टॉक की थी। जी अच्छा, ठीक है अंस, बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि हर बड़े सरकारी और प्राइवेट इदारे में एक मखसूस सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए काम किया जाता है। इसे बिज़नेस सॉल्यूशन कहा जाता है। बिज़नेस सॉल्यूशन मुआशरे में क्या तब्दीली ला रहा है, इस सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, और कई ऐसे बिज़नेस देखे गए हैं जो शुरू में ही बंद हो जाते हैं। मतलब आते तो बहुत ज़्यादा धूम धड़के के साथ है, लेकिन जी आने के बाद होता क्या है, ठप हो गए, काम नहीं हो रहा। स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बिज़नेस सॉल्यूशन कितना ज़रूरी होता है, इस पर बात करने के लिए बिजनेस सॉल्यूशन एक्सपर्ट साकिब अहमद साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि कितने ज़रूरी हैं ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे छोटा है या बड़ा है? आजकल की आपकी ज़िंदगी के अंदर सॉफ्टवेयर वैसे ही बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चाहे हम है। पर्सनल लाइफ की बात करना शुरू करें या बिजनेस की बात करना शुरू करें। आज के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा ये वक्त के साथ, पुराने वक्त के अंदर ये हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ महदूद होता था और उसके अंदर हम बहुत से अपने फैसले उसके मुताबिक कर रहे होते थे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती। बिल्कुल। आजकल कंप्यूटर्स के अंदर हम ये सब डाटा स्टोर कर लेते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर एनालिटिक्स या उसकी बुनियाद के ऊपर हम फर्दर ये बता सकते हैं कि हम जो फैसले करने जा रहे हैं उसकी आउटकम क्या होगी। बिजनेस बहुत बड़ा हो या बिजनेस बहुत छोटा हो। लेकिन ये बिजनेस सॉल्यूशंस जो आजकल खासतौर पर जो SME मार्केट हम अपनी कहते हैं, उनके अंदर लोगों को
फाइनेंस के लिए, लोगों को अपने फैसले करने के लिए, और ख़ासतौर पर प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि चलें बड़ी कंपनीज तो अफोर्ड कर लेती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं या आपका छोटा जो सेटअप है वो आता है, अपनी एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन फिर एकदम से बंद हो जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है और क्या छोटे मीडियम पे काम करने वाले लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा, ये वक्त के साथ बहुत तेज़ी से ये सॉफ्टवेयर दुनिया के अंदर खासतौर पर छोटे बिजनेस के लिए बहुत आम हुए हैं। अच्छा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है। अच्छा। और वक्त के साथ ये सॉफ्टवेयर इतने अफोर्डेबल हो गए हैं इन एसएमई मार्केट के लिए, और लोगों को ये भी बात समझ में आ गई है कि अगर उन्होंने अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, उसके अंदर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है या बिजनेस के अंदर ग्रोथ लानी है, उसके लिए इन सॉफ्टवेयर को होना बहुत ज़रूरी है। सही है। पाकिस्तान के अंदर भी हम सिर्फ बड़े बिजनेसेस की बात नहीं करते। अगर मैं एसएपी के हवाले से जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर उनकी बात करूँ तो बहुत से छोटे बिजनेसेस के अंदर ये सॉफ्टवेयर लोगों को बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। सही। और ये वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, अगर आपको याद हो जब मोबाइल फोन्स भी आए थे तो पहले बहुत एक्सपेंसिव होते थे, उसके बाद वक्त के साथ साथ अफोर्डेबल हर मार्केट सेगमेंट के लिए फोन आने लग गए। आज बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी एग्जैक्टली हर डिफरेंट अंदाज से हर मार्केट सेगमेंट के लिए, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज जो नुक्कड़ पे पान की दुकान है उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो वो अफोर्डेबल है उन लोगों के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चूंकि हम दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से कोई 10 कदम आगे चलती हुई हमें नज़र आ रही है। ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस जो है सर, मुझे ये बताएं कि कितने आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए कितने इफेक्टिव है? अच्छा, वक्त के साथ अगर आप गौर करें तो बहुत दुनिया के अंदर जदीद तरक्की के साथ ना सिर्फ कंप्यूटर्स आ रहे हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर इंसान की इनपुट उसके अंदर रिलेटिवली कम होती जा रही है। क्योंकि मशीन ओवरऑल उन कंप्यूटर्स पूरी एनालिटिक्स के साथ आपको बहुत से तरीके के साथ ये बता देती है कि कौन सा फैसला किस अंदाज से करना चाहिए। ठीक है। अगर आप गौर करें तो आज ड्राइवरलेस कार्स भी आ रही हैं, जिसके अंदर बहुत तरीके के साथ कंप्यूटर्स इन तमाम चीज़ों पर चल रहे हैं। और जूं आप गौर करें तो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपके बिजनेस को बेहतर कम से कम कॉस्ट पे करने के लिए, और सबसे बढ़कर सही फैसले करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आजकल जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर्स और इन सॉफ्टवेयर के बगैर और खासतौर पर ERP सिस्टम के बगैर किसी भी बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आज के दौर के अंदर जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें या पाकिस्तान की बात के अंदर की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर है लोगों के लिए कि इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बगैर आज बिजनेस को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि हमने देखा, लोगों ने उसको पसंद भी किया, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो हमें बंद होते हुए नजर आ गए। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आएंगे जो कि इसी पैटर्न पर चलेंगे। वो पैटर्न क्या है? कोई सिलेक्शन में गलती होती है, उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं होती, क्या वजह है? लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टअप कल्चर के अंदर हमें यूजुअली एक या दो अच्छे बड़े स्टार्टअप्स की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से नजर आने लग जाती हैं, लेकिन उसके पीछे अट्रैक्टिव लगती हैं, और उसके पीछे जो 100 स्टार्टअप फेल हुए होते हैं वो बहुत कम उन चीज़ों की बात करते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। बाज़-औक़ात बहुत से चीज़ लोगों के अंदर उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। बाज़-औक़ात हमारी पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं जो कि स्टार्टअप बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर पाती। और वक्त के साथ एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको हर वक्त बहुत तेज़ और एफिशिएंट होना है इस मौके के ऊपर। आज करंटली आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से रिलेटेड आपको इकोसिस्टम के अंदर अपने प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन कोई नया सा सॉफ्टवेयर आता है जो बिजनेस को कंप्लीटली उड़ा के ले जाता है। अगर मैं अपने बचपन से बात करना शुरू करूं तो मुझे याद है हम VCR के अंदर मूवी देखा करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद DVD आना शुरू हुई और उसके बाद आज हम OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं। तो वो तमाम बिजनेसेस, चाहे वो VCR है, चाहे वो रेंटल शॉप्स हैं, चाहे वो DVDs की शॉप है, उन सब का बिजनेस वक्त के साथ उस फील्ड के लोगों की वजह से खत्म नहीं हुआ। rather टेक्नोलॉजी की एक वेव आई जिसने आकर उसको डिफरेंट अंदाज से चेंज किया। तो स्टार्टअप के केस में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है सर। अच्छा साकिब साहब, मुझे ये बताएं कि सरकारी इदारों में इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत होती है? पाकिस्तान में आपने देखा हमारे जो सरकारी इदारे, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई उनके निज़ाम से खुश नहीं होता, कोई पाकिस्तानी सेटिस्फाई नहीं होता, तो क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं? लेकिन जी ये सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैं पाकिस्तान का पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं पहले आपको एक इंटरनेशनल एग्जांपल से फिर पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। SAP जो मेरी कंपनी है वो अराउंड दुनिया के अंदर 62% जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड नेशंस की, उनके अंदर SAP का सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए हेल्प करता है। पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान रेलवेज, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, NTDC,
तमाम डिस्कोस, इन सब के अंदर ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है। और राइट नाउ करंटली आपकी जो बहुत सी बिलिंग की चीज़ें आती होती हैं, आपकी पेंशनर्स जो पे हो रही होती हैं, आपके बजट के हवाले से जो चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब चीज़ें जो है SAP सॉफ्टवेयर के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट इस टाइम चला रही है और इसके साथ साथ बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रही होती है। सही है। एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से होती है कि इसमें लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं। सॉफ्टवेयर के लिहाज से लोगों को अपनी नई से नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है और वक्त के साथ वो अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके आते हैं। इसके साथ साथ जब सॉफ्टवेयर किसी चीज़ के अंदर हेल्प करता है, लोगों को एक और मौका मिलता है कि वो किसी और नई चीज़ के ऊपर सीखकर अपनी ओवरऑल सलाहियत को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो ये सॉफ्टवेयर हर अंदाज से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से बहुत सपोर्ट करता है, अपने ना सिर्फ उनको गवर्नमेंट के डे टू डे मामलात को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के तमाम पेंशनर्स जो हैं SAP के सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। चलें सर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़रूरी है जी कि आप कोई भी बिजनेस करें उसको अपडेट करें, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस अपडेट नहीं होगा आपको वो कमाई नहीं होगी जिसकी आप उम्मीद लगा बैठे हैं। हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि पंजाब समेत लाहौर में सरकारी सतह पर मजदूर की यौमिया उजरत में इजाफा कर दिया गया। तेज़ी से बढ़ती महंगाई में रोज़ाना की उजरत में 70 रुपये से 150 रुपये तक का मामूली इजाफा करके मजदूर तबके को तसल्ली देने की कोशिश की गई है। लाहौर से अंस जफर रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफा किया गया है। क्या इस यौमिया उजरत में इजाफे के बायस उनकी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? आइए उन्हीं से जानते हैं। पंजाब में अब मजदूर को एक दिन की दिहाड़ी 1060 रुपए मिलेगी। लाहौर में सरकारी सतह पर मजदूर की उजरत में 85 जबकि पंजाब के दीगर अजला में 70 रुपए का मामूली इजाफा कर दिया गया। हुनरमंद मजदूर की सरकारी सतह पर एक दिन की उजरत में 150 रुपए इजाफे से यौमिया उजरत 1450 रुपए हो गई, जबकि माली की रोजाना की उजरत में 102 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे उसकी यौमिया उजरत 1075 रुपए हो गई। यौमिया उजरत में इजाफे के बावजूद मजदूर आला हुकाम से गिला करते नजर आ रहे हैं। इससे तो बहुत कम फर्क पड़ेगा क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है ना। मजदूरी अभी बढ़ी है लेकिन मिली नहीं है, किसी को मिलती भी नहीं है। पहले से भी कम मिलती है, ठेकेदार लेने आते हैं। हमारी मजदूरी 1300 रुपए है लेकिन हम 1200, 1100, 900 में मजदूर भूखे मारे तो जाते हैं। जो 85 रुपए उजरत बढ़ी है उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, उसमें तो एक वक्त का खाना भी नहीं आता। जितनी महंगाई है उसके हिसाब से तो दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर मजदूर तबके ने उजरत में इस मामूली इजाफे पर हुकाम बाला से गुजारिश की है कि कम से कम उजरत में इतना इजाफा तो किया जाए जिससे वो बआसानी अपनी जिंदगी का पहिया चला सकें। कैमरामैन साद नवीद के साथ अंस जफर समा, लाहौर। अच्छा जी, अब जब सर्दी आती है तो फिर जाहिर सी बात है सर्दियाँ अपने साथ बहुत सारी सौगात लेकर आती है। कोयटा के सर्द मौसम में खुश्क मेवा जात वाली मुनफरिद मटका चाय शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। कहते हैं पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट वाली चाय ने ठंडे मौसम का मज़ा दोबाला कर दिया है। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खुश्क मेवा जात वाली मटका चाय, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और दीगर मेवों से तैयार होने वाली कड़क चाय ने चाय के शौकीन अफराद के दिल जीत लिए। कहते हैं ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खुश्क मेवा जात वाली मटका चाय ने सर्द मौसम का मजा दुबाला कर दिया। लोग बहुत शौक से आते पीने के लिए, आपके सामने यहाँ पर आपने दूसरों को भी देखा पीते हुए। मैं खुद भी ये पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ माशाल्लाह से मेवे के साथ। पर इस सर्द मौसम में तो उसका मजा ही अलग है, सादा चाय से हटकर मटके चाय का। शहरी कहते हैं शदीद सर्दी में खुश्क मेवा जात वाली चाय सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। यहाँ पे हम लोग आते हैं मटके चाय पीने के लिए। यहाँ पे जो है मटके चाय में जो है लोग अपनी क्रीम डालते हैं, खुश्क मेवा डालते हैं, जिससे में थोड़ी गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ठंड ख़त्म हो जाती है। स्टॉल्स मालिकान भी मुनफरिद मटका चाय की मांग बढ़ने पर खुश हैं। कोयटा में जैसे कि आपको पता है मौसम में सरमा शुरू है, इस वजह से हम लोगों ने मटका चाय इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हम लोग खुश्क मेवाजात डालते हैं और मलाई डालते हैं। खुश्क मेवाजात में बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह डालते हैं। लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं और बहुत दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। कोयटा वाले दोस्तों यारों के साथ गपशप और तफरी करने के साथ साथ हसीन मौसम और गर्मा गर्म खुश्क मेवाजात वाली मज़ेदार मटका चाय से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा।
तो आप जब भी कोयटा जाएं इस मटका चाय को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और हमें याद कीजिएगा। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए, जिनको याद करना चाहिए, लेकिन शायद पॉलिसीज़ रिवाइज नहीं होती, महंगाई बढ़ती रहती है, आवाम परेशान होती रहती है। कराची में आटे का बहरान सर उठा चुका है। हुकूमत कहती है कि चक्की का आटा 105 रुपये किलो फ़रोख्त होना चाहिए, जबकि चक्की मालिकान ये कहते हैं कि उनके लिए इस रेट पर आटा फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। अब एक क्लैश पैदा हो गया। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त मौजूद हैं चक्की मालिकान एसोसिएशन के साथ। उनसे जानते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं, क्यों ज़िद पे अड़े हैं। खुर्शीद बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर में आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार है और सबसे अहम तरीन बात यह कि अब मुख्तलिफ इलाकों में जो चक्कियाँ होती थी वो अब बंद होने लगी हैं। मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ इस वक्त और आपको नज़र आ रहा होगा कैमरामैन कासिम रईस दिखा रहे हैं कि एक ये आटा चक्की है जिस पर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि फ्लोर मिल के रेट पर आटा फ़रोख्त जो है वो करना नामुमकिन है, इसलिए हमने अपनी चक्की बंद कर रखी है। और वजह क्या है, यहाँ पे चक्की एसोसिएशन के रहनुमा अनिल शाही साहब मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। सर, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम करने जा रही है ना कि वो चाह रही है कि सबको 105 रुपये किलो आटा मिल जाए, तो आप लोग इस पे क्यों नहीं बेच रहे? क्या परेशानी है, क्या मसला हो गया? देखिए, इसमें बहुत अच्छी गवर्नमेंट की कोशिश है कि तमाम लोगों को सस्ता आटा मिले, लेकिन ये कोशिश इसलिए रह जा रही है कि ये सारा मामला फ्लोर मिल के साथ हुआ है। उनको सब्सिडाइज गंदम दी गई है 85 रुपये किलो के हिसाब से, पहले 58 दे रहे थे। तो ये उन्हीं का रोल है कि जो उसको सस्ता आटा मुहैया करे। तो जो छोटी चक्कियाँ हैं वो ओपन मार्केट से गंदम खरीदती हैं और 120 रुपये में ख़रीद कर वो 105 में आटा नहीं बेच सकती। सर, गवर्नमेंट तो ये कहती है माजरत के साथ कि चक्की मिल वालों को भी हम सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट गंदम देते हैं। जी नहीं, 4000 कराची में जो चक्कियाँ हैं उनमें से 250 या 260 चक्कियाँ ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपने स्क्रॉल पे लिया हुआ है, जिनको 50 बोरी फ़ी चक्की हर महीने देती है गंदम, जो कि उनके सब्सिडाइज रेट पे। और 50 बोरी वाले जो चक्की वाले हैं वो जो लोग पीसने वाले वो 2 दिन में या 3 दिन में उसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर वो ओपन मार्केट में चले जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में तो हमने 50 दफ़ा कहा कि आप कोटा देते क्यों हैं, आप ओपन मार्केट में जो बेच रहे हैं बेचते हैं उसी हिसाब से रखें। ये 40-50 बोरी दे के आप लोग एक जैसे शहीदों में नाम लिखवा देते हैं, ऐसा ज़रूरत ही नहीं है करने की। मकसद ये है कि गवर्नमेंट के पास ओपन मार्केट में गंदम देने के लिए नहीं है, वो हमसे तवक्का कर रहे हैं कि अपनी जेब से गंदम खरीदो और 105 का आटा दे दो। कैसे दे दें? अब ये सारा मामला कमिश्नर कराची और हुकूमत सिंध के कोर्ट में है। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इस मसले के हल निकालने के लिए मुज़ाकरात की तरफ आएँ, इन लोगों से मिलें, वरना लगता है ऐसा है कि कराची में जो 4000 चक्कियाँ हैं शायद हर दुकान के बाहर हमें ये लिखा हुआ नज़र आएगा। बेहद शुक्रिया खुर्शीद आपका। ये हमेशा से होता है, रेट लिस्ट आती कुछ और है, आवाम को चीज़ किसी और रेट पर मिलती है। जाहिर सी बात है आवाम क्या करे, मजबूर है ख़रीदने पर चीज़। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खाना पीना हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे खाने पीने की टाइमिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर सवाल उठता है कि क्या हमारे खाने की आदत और जो वक्त है वो ठीक है, या फिर जो बेवक्त और देर से हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है। जाहिर सी बात है जब आप रात को बहुत हैवी खाना खा के सोएंगे और सुबह उठ के फिर हैवी नाश्ता आप कर लेंगे तो वो एक कैलोरीज आप गेन कर रहे होते हैं। फिर दूसरा, आपको बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट का इशू हो सकता है, डायबिटिक आप पेशेंट बन सकते हैं। अब इन सब से कैसे बचा जाए, इन सबको कैसे मैनेज किया जाए? क्या खाने की टाइमिंग जो है उसको तरतीब देना बेहद ज़रूरी है? क्या ये सोच के रात का जो खाना है, जो हमारा डिनर है, भाई वो तो होने चाहिए टिक्के, कबाब, बिरयानियाँ, क्या ये एक चीज़ गलत है, ये अप्रोच गलत है? अब इन सब पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर वाज़िका अली हमें सब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मैं ज़रा वो आम और सादा सवाल पूछ रही थी, क्योंकि आजकल बहुत ईजी हो गया घर में चीज़ें डिलीवर करवाना। जी, फ़ौरन से एक क्लिक पे आप पिज़्ज़ा भी मंगवा रहे हैं, बर्गर्स भी मंगवा रहे हैं। बेस्ट टाइम क्या है इनको खाने का? देखिए, जहाँ तक हो सके जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट टाइम अगर आपको खाना ही है तो आई वुड से कि बेस्ट टाइम लंच का टाइम होता है, जब आपकी एक्टिविटी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। बेसिकली ये होता है कि बॉडी में कैलोरी जा रही होती है और कैलोरी यूज़ हो रही होती है। तो जब आप उस कैलोरी को बैलेंस रखते हैं तो आपका वेट बैलेंस रहता है। उस कैलोरी से एक्सीड कर जाते हैं, अगर आप कैलोरी आपकी एक्सीड कर जाए तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आप वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। और जब वेट गेन करते हैं तो सिर्फ
फिजिकली आपकी को अच्छा लगता नहीं है, मेंटली भी आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बेस्ट टाइमिंग्स क्या होती हैं कि आपके दिन में 3 मील्स होते हैं ना, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मंचिंग भी कर जाते हैं, जी शाम के टाइम है या रात को लेट नाइट आपको क्रेविंग्स हो रही होती हैं, आप कहते हैं जी ओके ठीक है, वो मंचिंग के नाम पे भी आप थोड़ा हैवी सा इनटेक ले लेते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या होता है? नाश्ता, आपका लंच, क्या कितना आपका इनमें टाइम का डिफरेंस आना चाहिए, कितना गैप आना चाहिए? देखिए, इस तरह होता है महक कि यूजुअली जो सिस्टम है, क्योंकि कराची एंड पाकिस्तान सब लोग जनरली लेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह होता है जैसे जनरली लोगों ने मिडनाइट स्नैकिंग की आदत कर ली। आप मिडनाइट स्नैकिंग की, आपको 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आपने हैवी स्नैकिंग कर लिया, चिप्स ले लिया, बर्गर ले लिया, कुछ भी, जैसे आपने कहा कि ईटिंग आउट इज बिकम अ नॉर्म नाउ, यू नो, विच इज़ वेरी वेरी सैड। एक क्लिक अवे आप आराम से डिलीवर सकते हैं फूड। तो आपने रात में मिडनाइट स्नैकिंग किया, आपको ब्लोटिंग हुई, आपने नींद आपकी सही नहीं हुई, आपने सोचा चलो अब मैं सुबह उठ के मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ, या आपने सोचा ओ माय गॉड मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, कल से मैं डाइटिंग शुरू करती हूँ। ये हर शख्स कहता है कि आज खा लिया, कल से डाइटिंग, कल से मैं डाइटिंग शुरू करता हूँ या करती हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, आपने फिर ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, भूखे तो आप नहीं रह सकते, आपने दोपहर में सोचा मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। फिर जब तक शाम हुई 6-7 बजे आपने कहा नहीं अब तो मुझे भूख लगी है, और वो पूरा का पूरा रिदम ही खराब हो जाता है, पूरी साइकिल अपसेट हो जाती है, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली आप सुबह के भूखे हैं तो रात में आपने बिंज ईट किया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, ज़रूरत से और फिर ये विशियस साइकिल रिपीट होती रहती है, यू नो, और इस तरह आपका पूरा सिस्टम अपसेट होता रहता है। तो हमारी बॉडी को हर 3 से 4 घंटे पर कुछ ग़िज़ाइयत वाला चीज़ चाहिए होती है, खाना अच्छी ग़िज़ाइयत वाला। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बॉडी को उस लिमिट तक पहुंचने ही ना दें कि आपको इतनी भूख लगे कि आप ज़्यादा खा लें, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल है, आपने कहा हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको कुछ खाना है हेल्दी, ठीक है, तो वो 3 से 4 घंटे बाद आप किस तरह से बताती हैं कि हम मैनेज करें? लाइक आपने एक टाइम पे अपनी रोटी का पोर्शन कम कर लिया, 4 घंटे के बाद आपने एक और मील सेक्शन किया, एक और फिर मील आपका आया, इस तरह से मैनेज करना? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने पहले ब्रेकफास्ट किया, फॉर एग्जांपल जनरली आई वुड से ब्रेकफास्ट टाइम हमारा जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से 10 o'clock है। आपने 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट लिया, अच्छा ब्रेकफास्ट लिया जिसमें प्रोटीन भी है, अच्छे फैट्स हैं। फैट्स का मतलब घी तेल खारी नहीं होता है, अच्छे फैट आपको, पराठे खाने का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। अच्छे फैट आपको नट्स में मिलते हैं, आपको एवोकाडो में मिलते हैं, कोकोनट में मिलते हैं, ये सब अच्छे फैट्स होते हैं, बेस्ट फैट नट्स में होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल। आपने 10 बजे एक फॉर एग्जांपल एक होल व्हीट ब्रेड लिया, ब्राउन ब्रेड लिया, एक अंडा लिया, दही का बोल ले लिया। उसके बाद आपको जैसे चले अभी तो आपका लंच का टाइम हो गया, जैसे 1 बजे 2 बजे के करीब आपने लंच किया। इन माय ओपिनियन लंच शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। अच्छा, ठीक है, नाश्ता इतना हैवी ना करें, आप लंच हैवी करें, क्योंकि आप लंच टाइम पे थोड़े एक्टिव होते हैं, ज्यादा घूम फिर रहे होते हैं, जो आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो रही होती है और आपका पूरा दिन बचा आगे होता है ना, जिसमें आपको एक्टिव होना होता है। तो लंच आपने अच्छा लिया, अच्छे का मतलब भी मतलब आपने 1-1.5 चपाती लिया और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैलेड आपने। अच्छा, एक जी सवाल आया कि कुछ लोग कहते हैं जी कि नाश्ता बहुत हैवी होना चाहिए आपका, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्रेकफास्ट है, तो वो फर्स्ट मील है आपके दिन का, तो वो आप बहुत हैवी करें। हैवी का मतलब हेल्दी। हैवी का मतलब ये नहीं है कि आप पराठे खाएं, चने खाएं, निहारी खाएं, पाए खाएं। हैवी का मतलब है हेल्दी हो, जिसमें आपके जो आपका प्रोटीन का इंटेक हो वो ज्यादा हो। ओट्स ले लें आप या एग ले लें आप, यू नो, ताकि प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो। ठीक है। फिर आपने लंच लिया, लंच आपने समझे 2 बजे किया, फिर आप 5 बजे के करीब आपने एक फ्रूट मील ले लिया। ओके, ठीक है। जैसे आपने बेसिकली रूल होता है 5 a day। अमेरिकन जो सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन है वो अप्रूव करती है कि एटलीस्ट आपको 5 वेजिटेबल्स और फ्रूट के पोर्शंस लेने चाहिए दिन में, ताकि आपका सिस्टम एक्टिव रहे। तो आपने जैसे 1 गाजर ले लिया, 1 खीरा ले लिया, 1 केला ले लिया, 2 खजूर ले लिए, खजूर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ फ्रूट। तो आपने 5 बजे ये पोर्शन ले लिया। फिर आपने 7 बजे, आपने इंतजार नहीं किया कि आपको भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा,
आपने बस एक पोर्शन है, क्योंकि जब आप इंतजार करने की हद तक खाएंगे तो आप ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर आप हाथ खुला छोड़ देते हो और आप बस खा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। फिर आपने 7 बजे कोई हल्का सा आपने कुछ ले लिया, या तो आपने फॉक्स नट्स ले लिया, मखाना, आपने पॉपकॉर्न ले लिया, नॉट द माइक्रोवेवेबल वन, जो आप खुद बनाते हैं, जिसमें आप कम सॉल्ट डालते हैं, जिसमें तेल बिल्कुल कम, हल्का सा ऑलिव ऑयल करके आपने पॉपकॉर्न ले लिया, रिच इन फाइबर, रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और आप 3 कप पॉप्ड पॉपकॉर्न्स भी ले लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बहुत हेल्दी होता है। ओके, तो आपने इस तरह से कर लिया। फिर रात का खाना आपने अब देखें, आप पूरे दिन खाते हुए आ रहे हैं, आपको भूख नहीं लग सकती है, आप क्रेव नहीं करेंगे। फिर आपने 8-9 बजे के करीब आपने एक हल्का सा डिनर ले लिया, आधी रोटी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट हल्का सा ले लिया। इस तरह से आप, और मिडनाइट स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 12 घंटे की फास्टिंग विंडो आप जरूर रखें। सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि फिर आप, जाहिर सी बात है, अगर आपकी रूटीन इतने मज़े की होगी जैसे कि डॉक्टर साहबा बता भी रही हैं, तो फिर आप उसमें वेट भी गेन नहीं करते हैं, फिर आपको ये मसला नहीं होता कि आप मोटे हो गए। अच्छा, जो लोग हेल्दी होते हैं, मतलब हेल्दी से मुराद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, अच्छा, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी आदत डेवलप हो चुकी होती है। आदत को छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, उन्हें ये होता है कि आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, फिर आपको 1 बजे खाना चाहिए, फिर आपको 5 बजे शाम की चाय के साथ भी कुछ फ्राइड आइटम्स चाहिए, फिर रात का जो खाना है वो भी ज़रा हैवी शेवी होना चाहिए। तो उनकी आदत को हम कैसे छुड़वा सकते हैं? उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाह रही हूँ कि आप अपना पोर्शन कम कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है सडन आप चीज़ स्किप नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले हैबिट को तोड़ने के लिए आप एकदम से नहीं करें। आप ये नहीं बोलें कि कल से मैं हेल्दी खाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप कल बोलेंगी कल से मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे लूंगी और ब्रेकफास्ट में अच्छा खाऊंगी। या एक हफ्ता आपने ये किया, जब आपको लगा कि मैं ट्रेन हो गई हूँ उसमें, दूसरे हफ्ते आपने सोचा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाऊं दिन में। फिर आपने तीसरे हफ्ते आपने सोचा, ये दोनों हैबिट भी चलती आ रही है, नहीं कि आप एक को भूल के दूसरा शुरू करें। तीसरे हफ्ते आपने सोचा कि मैं मिडनाइट स्नैकिंग नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दी फूड ऑर्डरिंग एप्स फ्रॉम माय फोन। अच्छा, ये वैसे अच्छी बात है। अगर माँ ये काम कर लेना कि अपने मोबाइल से हर तरह की वो ऐप डिलीट कर दे कि आप फौरन से खाना मंगवाएं, तो आपके बच्चे घर का खाना तो आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट ब्रेक करेंगे, और जैसे जैसे आपकी हैबिट पक्की होती जाएगी तो आपने सोचा कि मैं अगले 6 महीने में मैं 12 नई हैबिट लाऊंगी अपने आप को हेल्दी करने को। ये नहीं कि सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हैबिट, यानी इसमें सारी बात होती है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को मोटिवेट, जितना आप खुद अपने लिए प्लानिंग करेंगे, वो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपने खाने की रूटीन को बदलें, तब्दील करें, क्योंकि जब आप ये शिकायत करते हैं कि जी मैं मोटी हो गई हूँ पता नहीं क्यों, तो वो एक नज़र ज़रा डालें कि आप क्या खाती हैं या क्या खाते हैं, या आपकी रूटीन क्या है, क्योंकि रूटीन बहुत मैटर करती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कराची में खेलों के दीवानों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरीना खुल गया है। इस अरीना में कौन कौन से खेल खेले जा सकते हैं, हुज़ैफा खान हमें बता रहे हैं। ग्राउंड के अदम दस्तियाबी के मसाइल को हल करने के लिए कराची में एक इंडोर स्पोर्ट्स अरीना कायम किया गया है। ये इंडोर स्पोर्ट्स अरीना जो कायम हुआ है, इसमें खेलने की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है और कौन कौन से खेल यहाँ पे खेले जा सकते हैं, आइए जानते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल तो सबको पता है कि खेले जा सकते हैं, लेकिन हम बैडमिंटन भी देते हैं, हम लोग यहाँ पे थ्रो बॉल भी करवाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हम लोगों ने अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए फुटबॉल एकेडमी भी बनाई हुई है। नहीं, ये कोर्ट 2 बनाए हुए, डिवाइड करा हुआ, और इसके अंदर आपका कंप्लीट फुटबॉल और क्रिकेट हो जाता है। जो हम लोग चार्जेस इसके रखे हुए हैं, हाफ के वो 4000 रखे हुए हैं, और जो कंप्लीट कोर्ट अगर कोई एक्वायर करना चाह रहा है वो हम लोगों ने 8000 इसके चार्जेस रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो जगह बनाई है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपको ज़्यादा थकाती भी नहीं है, ठीक है, और आपको एक बहुत अच्छा एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप प्रॉपर खेल सकते हैं, अपने हर सारे दोस्तों को बुला के कोलीग्स के साथ खेल सकते हैं। सबसे बेहतरीन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ओवरऑल जो इस हफ्ते में आपकी पूरी हफ्ते की जो थकान होती है वो एक दिन से ये पूरी हो जाती है। छीना झपटी हो, चोरी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, यहाँ पे चीज़ें सिक्योर हैं। आप एक अम्ब्रेला में आके खेलते हो, आप चीज़ें बच जाते हो, तो उसका बहुत ज़रूरी फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे खेल लेते हो। गवर्नमेंट से अपील है और सारी जितने भी बॉडीज़ हैं उनसे अपील है कि ग्राउंड्स को अच्छा करें। हर इलाके में एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जिसमें सारे क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स भी हो कंडक्ट किए जा सकें। बॉल्स बाहर नहीं जाती और आपका एक अच्छा एक स्टैंडर्ड फीफा साइज़ फुटसॉल ग्राउंड है, तो यहाँ पे हमें खेल के बहुत मज़ा आता है। और हमारी पूरी टीम्स और जितने भी यहाँ के लोकल टीम्स है वो सारी अब इसी पे फोकस करिए, इस ग्राउंड पे। जहाँ ये इंडोर ग्राउंड शहरियों में काफ़ी मकबूल हो रहा है, वहीं साथ साथ इन शहरियों का कहना है कि सरकारी ग्राउंड्स और पार्क्स भी होने चाहिए जहाँ मुफ्त में
क्रिकेट और फुटबॉल खेली जा सके। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और काउंसिल जनरल के वफ्द जो है उसके हमरा करतारपुर का दौरा उन्होंने किया है। वफ्द को सख्त सिक्योरिटी में करतारपुर लाया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ जावेद हमें ज्वाइन कर चुके। काशिफ बताएगा इस मौके पर उन्होंने कोई बात की, कोई पैगाम दिया? बिल्कुल, करतारपुर राहदारी जो पूरी दुनिया में अमन की राहदारी के नाम से मशहूर है, वहाँ पे अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कौंसल जनरल वेली मुकालमी के साथ जो 9 रुकनी वफद था उन्होंने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा करतारपुर का विजिट किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नारवल शाहरुख खान न्याजी की जानब से उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इसके साथ साथ दस्तक डोरी पर उनको फूलों के हार पहनाए गए। इन तमाम जो करतारपुर गुरुद्वारा करतारपुर का जो राहदारी का मंसूबा है उस हवाले से इंतजामिया करतारपुर ने उनको सारी इस मंसूबे की ब्रीफिंग दी और उनकी खुसूसी ख्वाहिश पर लंगर खाने से उनको खुसूसी तौर पर लंगर भी करवाया गया। वहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रमेश सिंह रोड़ा MP हैं और वहाँ पे जो गुरहैद ग्रंथी हैं वो गोविंद सिंह, उन्होंने भी इनको मंसूबे के हवाले से जो ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ जो वहाँ पे अमेरिकी सफ़ीर थे उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये मंसूबा जो करतारपुर राहदारी का मंसूबा है ये सारी दुनिया के लिए पैगाम है कि यहाँ पे आके इस अजूबे को देखना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अक़लियतों के हकूक़ के जो तहफ़्फ़ुज़ की सारी दुनिया में एक जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान की इस कोशिश को सराहा जाना चाहिए। जी ठीक है काशिफ, बेहद शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी ही खूबसूरत और अहम ख़बर कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान ने जो एक राहदारी खोली जिसमें हमने देखा कि हमारे जो सिख भाई हैं उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। अब दुनिया भर से जो है पजीराई मिलती है, लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो विज़िट करते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और काउंसिल जनरल का वफ्द जो है वो यहाँ पर पहुँचा, करतारपुर का दौरा किया। वफ्द को सख्त सिक्योरिटी में करतारपुर लाया गया।